नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आपको पता है कि हम रोज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सुबह 7 बजे आपके पास में टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से लेके आते हैं। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम जो है वो डिस्कस करते हैं। देन उसके बारे में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उन सब के बारे में जो है वो डिस्कशन किया जाता है। आज हमारे पास में टॉपिक रहेगा दोस्तों नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस। नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस शुरू करने से पहले मैं कुछ दो बातें आपको बताना चाहूँगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है वो दोस्तों इसके नोट्स बनाइए। तो दोस्तों नोट्स अगर आप बनाओगे, हर एक दिन आपका एक टॉपिक के ऊपर नोट्स बनेगा और मैं कह रहा हूँ कि ये बुलेट सीरीज आपके 365 दिन चलेगी, यानी कि 365 टॉपिक जो है वो आपके पास में बन जाएंगे और 365 टॉपिक की आपके पास में एक कंप्लीट जो है वो बुक बन जाएगी। और बहुत सारे बच्चों ने जो है मुझे व्हाट्सएप और मैसेज और टेलीग्राम के माध्यम से अपनी जो है वो जो बुलेट सीरीज है उसके नोट्स बना के भेजे हैं और जैसे मुझे टाइम मिलता है तब मैं उनको बताता हूँ भी हूँ कि इसमें आप इस तरीके से इंप्रूवमेंट कर सकते हो ताकि 1 या 2 दिन के अंदर 365 टॉपिक का जो है वो कंप्लीट रिवीजन किया जा सके और वो बच्चे उसको जो है वो अप्लाई भी करते हैं तो अच्छा भी लगता है। साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि आज की जो क्लास है नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस वो भी उन बच्चों के लिए को डेडिकेटेड है जो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि सर नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस बता दो, वो सारी चीज़ें। तो ये क्लास उन्हीं के लिए है क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने इनिशिएट तो लिया और कोई डाउट है उसके बारे में डिस्कस तो किया, कमेंट तो किया। तो ये फुल्ली क्लास जो है वो उनको डेडिकेटेड है, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस को लेंगे, एडल्ट वाले को नहीं लेंगे। तो कल को आप देखोगे कि पटेलर रिफ्लेक्स है या कोरोनल रिफ्लेक्सेस है, फिर आप कहोगे कि सर ने तो जो है वो कंप्लीट नहीं बताया, जबकि मैं तो सीधा कहता हूं कि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो जाना जाता हूं। ये टीएनसी जो है वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो जानी जाती है। तो इसमें हम सिर्फ नियोनेंट के रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे। नियोनेंट इन द सेंस कि जो एज ग्रुप हमारे पास में बच्चों में 0 से 28 दिन का जो बच्चा होता है जिसको हम कहते हैं नियोनेंट। 0 से 7 डेज हो गया अर्ली नियोनेंट और 7 डेज से 28 डेज का जो बच्चा हो गया वो हो गया लेट नियोनेंट और उसके बाद 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक का बच्चा हो गया हमारे पास में इन्फेंट। तो जो नियोनेंट होते हैं 0 से 28 दिन के बच्चे में जो रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं उसी के बारे में हम जो है वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। बाकी एडल्ट वाले उनकी क्लास जो हम अलग से ले लेंगे और वहाँ पे उसको हम जो है वो देखेंगे। बस आप इसके कंप्लीट नोट्स बनाते रहिए, जो भी क्लास हो रही है उनके बनाते रहिए। पहाड़ पे चढ़ने के लिए आप डायरेक्ट छलांग मार के नहीं चढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आप जो है उस चोटी पे पहुंच जाओगे। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, बट एक दिन जो है वो जरूर होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सील पड़त निशान। छोटे छोटे स्टेप लोगे तो बड़ी दूरियां जो है वो आसानी से पार हो जाएगी। तो इसी कड़ी में लेते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस के अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करें कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आते हैं, कैसे आते हैं, तो दोस्तों इसमें बहुत टाइप के जो है वो क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पूछ सकते हैं, डेफिनेशन देके आपको पूछ सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स जो है वो कौन सा होता है, राइट, पहले रिफ्लेक्स। और या पूछ सकते हैं कि आपके पास में कोई पर्टिकुलर रिफ्लेक्स दे देंगे और उसके बारे में पूछेंगे कि ये कौन सा जो है वो रिफ्लेक्स होता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा रिफ्लेक्स जो है वो कब डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, ऐसा रिफ्लेक्स कब डिसअपीयर होगा, कौन सी एज में जो है वो डिसअपीयर होता है। कुछ ऐसे रिफ्लेक्स हैं जो कभी डिसअपीयर होते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो उनके बारे में कब डिसअपीयर हो जाता है। और जैसे जिस तरीके से मोबाइल के नए नए वर्जन आ रहे हैं, ठीक है, जैसे iPhone 15 Pro 6 Max 16 ये सब आ रहे हैं, तो ठीक आजकल एग्जामिनर भी जो है वो आगे एडवांस हो चुके हैं। तो आजकल ऑन सेट भी पूछने लगे कि गेस्टेशनल एज में कब डेवलप हो जाते हैं, ये रिफ्लेक्स कब डेवलप हो जाता है, तो उनको भी हमने इंक्लूड किया है। भाई टीएनसी तो जानी इसी चीज के लिए जाती है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो हम यहाँ पे देंगे। तो जो हमारे पास में गेस्टेशनल में कब शुरू हो जाता है उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ इमेज बेस के द्वारा भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिफ्लेक्स कौन सा होता है। तो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को लेंगे और आगे जो है वो बढ़ेंगे। आप नोट्स बनाइए और जिन बच्चों ने मेरे को जो है वो वीडियो भेजा था मैं उनको रिप्लाई, कुछ को रिप्लाई कर दिया है, कुछ को नहीं कर पाया। जो इम्प्रूवमेंट करवाना चाह रहा था वो मैंने आपको बताए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूरा टेलीग्राम क्वेश्चन से भर जाता है, सबके रिप्लाई नहीं दे पाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है वो नहीं रह पाता है। तो जिन बच्चों को रिप्लाई नहीं मिला है तो ये कतई मत सोचिएगा कि सर जानबूझ के रिप्लाई नहीं कर रहे। दोस्तों पर डे 500-500 क्वेश्चनों की रिप्लाई करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम के जो है वो रिप्लाई कर सके। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं रिफ्लेक्सेस, देन उसके बाद नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस। तो देखो बेसिक चीज से शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है?
रिफ्लेक्स होता है हमारे पास में ऑटोमेटिक और जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं दोस्तों रिफ्लेक्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट बैठा है या कोई भी आदमी बैठा है, उसकी आंखों के पास में यूं करोगे आप जोर से, तो सडनली आंखें यूं करेगा, तो वो रिफ्लेक्स हुआ। वो जो चीज हुई ऑटोमेटिक हुई और इनवॉलेंट्री मूवमेंट हुआ, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सेस कहते हैं। यानी कि इनवॉलेंट्री और ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स हुआ किसी भी स्टिमुलाई से, स्टिमुलाई हमने दिया तो उस स्टिमुलाई से जो रिस्पॉन्स हुआ उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्सेस कहते हैं। और वैसे रिफ्लेक्सेस अगर बच्चों में, दैट इज कॉल्ड नियोनेंट में प्रेजेंट होते हैं, 28 दिन के बच्चों में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस। यानी कि 28 दिन के बच्चों में कोई भी स्टिमुलाई देने के बाद में जो वर्क करता है या जो रिस्पॉन्स देता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सेस। और उससे हम आइडेंटिफाई लगाते हैं कि उसका न्यूरोलॉजिकली डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा, कैसे जो है वो आगे कर पाएगा, ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। तो वन बाय वन करके लेते हैं। मैंने फिर से रिपीट किया कि रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, कोई भी ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री जो है वो मूवमेंट होता है न्यूबॉर्न का किसी भी स्टिमुलाई से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि बच्चा नॉर्मली लेटा हुआ है और आपने जोर से उसके पास में जाके घंटी बजा दी, ठीक है, तो बच्चा जोर से जो है वो यूं खड़ा हो जाएगा और फिर रोने लग जाएगा, तो वो भी एक स्टिमुलाई है। आप क्या करोगे, किसी बच्चे को जो हो जोर से अपन उछालते हैं, गोद में लेके जोर से उछालते हैं तो बच्चे के हाथ फैलते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से जो है वो रिफ्लेक्सेस है। तो वन बाय वन करके लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस आल्सो नोन एज प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस। प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस इन द सेंस प्राचीन, पुराने, आदम के जमाने के, ठीक है, लगातार से जो चलते आ रहे हैं। तो नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस आल्सो नोन एज प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस आर ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक होते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, यानी कि हमारे उसके ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता है। एंड दैट न्यूबॉर्न एक्सिबिटेड इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्पेसिफिक स्टिमुलाई, यानी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी कि एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलरी स्टिमुलाई के तहत न्यूबॉर्न जो है वो ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री जो है वो रिस्पॉन्स करेगा, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, रिफ्लेक्सेस कहेंगे। क्लियर। कोई भी स्टिमुलाई आपने दे दिया, तो कोई भी स्टिमुलाई देने के बाद में न्यूबॉर्न किस तरीके से ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री मूवमेंट करता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सेस कहेंगे। दीज रिफ्लेक्सेस आर कंट्रोल्ड बाई, अब ये रिफ्लेक्सेस किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, ब्रेन स्टेम के द्वारा जो है वो कंट्रोल होंगे एंड स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा जो है वो कंट्रोल होंगे। अब देखो, अगर ये रिफ्लेक्सेस एबनॉर्मल आते हैं तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो प्रॉब्लम है, ये तो कह सकते हैं क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो these reflexes are controlled by brain stem and spinal cord, essential for survival, early development and neurologically assessment, इसको हम जो है वो कर सकते हैं। These topically disappear as infant brain mature and voluntary motor control develop, जैसे बच्चे का मोटर कंट्रोल डेवलप होगा या ब्रेन डेवलप होगा तो ये सारे के सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। फिर से रिपीट करूं, जैसे जो है वो हमारे पास में मोटर कंट्रोल डेवलप होगा या हमारे पास में जो है वो ब्रेन जो है वो डेवलप होगा तो ये रिफ्लेक्सेस जो है वो डिसअपियर होता है। कुछ रिफ्लेक्सेस जैसे जो लाइफ टाइम चलते रहते हैं उसको भी हम यहाँ पे देख लें। वैसे तो 2 रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम रहते हैं, बाकी सारे के सारे जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। क्लियर। अब चलते हैं, अब देखो न्यूरो जो हमारे पास में नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी मतलब वो रिफ्लेक्सेस जो जन्म के समय जो है वो होते हैं और जैसे जैसे बच्चा जो है वो डेवलप हो जाता है देन उसके बाद जो है वो खत्म हो जाते हैं या डिसअपियर होते हैं। एक तो कैटेगरी होगी। दूसरी कैटेगरी हो गई हमारे पास में कि जो लेट डेवलप होते हैं लेकिन लाइफ लॉन्ग रह सकते हैं, उसको हम, या फिर वो जो है वो लाइफ लॉन्ग में बैलेंस और मूवमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम बोल देंगे पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस। क्लियर। तो देखो, नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस कैन बी कैटेगराइज, नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस को जो है वो कैटेगराइज किया गया, कैटेगराइज इनटू प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस, प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस में एंड पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस में। अब देखो दोनों में क्या अंतर है। नियोनेंटल रिफ्लेक्सेस कैन बी कैटेगराइज इनटू प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस विच आर प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि वो रिफ्लेक्सेस जो जन्म के समय प्रेजेंट होंगे एंड ग्रेजुअली डिसअपियर, और जैसे जैसे जो है वो एज बढ़ती जाएगी और वो डिसअपियर हो जाएंगे। एंड पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस विच डेवलप लेटर एंड असिस्ट विथ मूवमेंट एंड बैलेंस, और सेकेंड आते हैं पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस जो लेट डेवलपमेंट होते हैं और वो असिस्ट हो जाते हैं किसके, मूवमेंट एंड बैलेंस के द्वारा। तो पहले हम ले लेते हैं प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस। अब प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस क्या है, प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ पे जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं डेवलपमेंट के साथ में, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे। एंड पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस, पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस जो है वो लेटर डेवलप होते हैं और
बैलेंस एंड मोमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस के जो है वो टोटल 9 रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे और इसके अंदर जो हम 2 रिफ्लेक्सेस जो है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि टोटल जो है वो हम 11 रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे। 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस का पहला चीज, दैट इज कॉल्ड मोरो रिफ्लेक्स। इसको स्टैटिली रिफ्लेक्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब देखो, जो भी हम आज पढ़ाई करें, हम पहले लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देन उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि इस रिफ्लेक्स में क्या होता है, जैसे मान लो कोई बच्चा नॉर्मली लेटा हुआ है, ठीक है ना, बच्चा लेटा हुआ, अब उसके पास में जैसे मान लो उसको गोद में हमने यूं उठा रखा है और जैसे हम सपोर्ट छोड़ेंगे, तो जैसे हम सपोर्ट छोड़ेंगे या उसके पास में जोर से जाके चिल्लाएंगे, हाँ जोर से जाके चिल्लाएंगे, या जोर से उस पर आवाज करेंगे, घंटी बजाएंगे या कोई जो है वो थाली गिराएंगे, देन उसके बाद क्या होगा, सडनली बच्चा जो है वो अपने हाथों को एक्सटेंड करेगा, अंगुलियां बिल्कुल फैला लेगा और फिर धीरे धीरे उनको वापस आके जो है वो क्या करेगा और एम्बैरेसिंग फील करेगा और रोने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्सेज है वो हमारे पास में है मोरो रिफ्लेक्स। इसको आजकल जो है वो स्टार्टल रिफ्लेक्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। एग्जाम में स्टार्टल रिफ्लेक्स ही आएगा, मोरो रिफ्लेक्स नहीं आएगा। समझ में आएगा? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बच्चे के सपोर्ट को हटा दो या उसके पास में जोर से चिल्ला दो या जोर से साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर दोगे तो बच्चा अपने हाथों को तुरंत फैलाएगा, अंगुलियां फैलाएगा, फिर उनको सिकोड़ेगा और रोना चालू कर देगा। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, और मोरो रिफ्लेक्स जो है वो कब डिसअपीयर होता है, ये 4 to 6 मंथ में हो जाता है और ये हमारे पास में डिसअपीयर होने वाला सबसे पहला रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है। और अगर ये रिफ्लेक्स 6 महीने बाद भी जो है वो प्रेजेंट होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो हमारे पास में सेरेब्रल एबनॉर्मलिटी, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी जो है वो उसमें ये एबनॉर्मल जो हो या 6 महीने बाद भी जो है वो दिखाई देगा। क्लियर है? देखो इमेज के द्वारा देखो, यहाँ पे देखो, ये टेक्नीशियन ने पहले बच्चे को पकड़ रखा था और जैसे ही उस बच्चे को छोड़ते हैं तो जैसे ही छोड़ोगे, अब देखे या तो सपोर्ट रिलीज किया, जैसे सपोर्ट छोड़ा या जोर से चिल्लाए या जोर से वहां पे साउंड प्रोड्यूस किया, देन बच्चा जो है अपने हाथों को फैलाएगा, अंगुलियों को फैलाएगा और फिर जो है वो सिकुड़ लेगा और रोने लग जाएगा, एम्बैरेसिंग फील होगा। ये हो गया हमारे पास में मोरो रिफ्लेक्स। क्लियर? समझ में आया? अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख लो, मोरो रिफ्लेक्स लिख दिया, अब इसको आप अपनी नॉर्मल जो है वो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत कैसे भी लिख लो, इसको आप लिख लो ताकि आपको जो है वो कभी भी इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको याद रहे। आपकी लैंग्वेज से मुझे कोई मतलब नहीं है, बस आपको कंटेस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि हम जो है वो सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो है वो टेस्ट कर रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो कोई आपसे वहां पर लिखवाएगा नहीं, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो देखो, दिस रिफ्लेक्स ट्रिगर्ड व्हेन बेबी एक्सपीरियंस, यानी कि ये रिफ्लेक्स कब ट्रिगर्ड होता है, जब बेबी एक्सपीरियंस करता है। कैसे? सडन लॉस ऑफ सपोर्ट, मैंने बताया था ना, सडन लॉस ऑफ सपोर्ट एंड हियर, वो कुछ ऐसी चीज सुनता है, एंड लाउड साउंड, ठीक है, कुछ लाउड साउंड सुन लेता है, घंटी या कुछ किसी की आवाज, तो वो क्या करेगा, तो ये रिफ्लेक्स कब डेवलप होता है, जब सपोर्ट सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है, सडनली लॉस ऑफ सपोर्ट या हियर या लाउड साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसमें जो है वो आपको ये जो है वो देखने को मिलेगा। इन रिस्पॉन्स, अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, द बेबी एक्सटेंड बोथ आर्म, बच्चा जो है अपने दोनों हाथों को, आर्म को जो है वो फैला लेगा आउटवर्ड एंड स्प्रेड इट फिंगर्स भी बिल्कुल जो है वो फैल जाएगी, एंड देन क्विकली ब्रिंग द आर्म बैकवर्ड टुवर्ड द चेस्ट, और वापस आर्म को जो है वो चेस्ट की तरफ लेंगे। इफ एम्ब्रेसिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि देन क्राई, यहाँ पे आपको क्राई भी देखने को मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने क्राई तो नहीं बताया, देन वो आपको क्राई देखने को मिलेगा। ये चीज हो गई हमारे पास में दोस्तों मोरो रिफ्लेक्स। एंड दिस रिफ्लेक्स अपीयर एट बर्थ, और ये रिफ्लेक्स जो है वो एट बर्थ जो है वो अपीयर होता है, यानी कि जन्म के समय अपीयर होता है, एंड डिसअपीयर 4 to 6 मंथ, वैसे बेसिकली जो है वो आप 4 ही याद रखना, 4 मंथ में जो है वो डिसअपीयर होता है। और सबसे पहले डिसअपीयर होने वाला जो है वो रिफ्लेक्स यही है, याद रखना, फर्स्ट रिफ्लेक्स दैट आज जो है वो डिसअपीयर होता है। एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा जाएगा, फर्स्ट रिफ्लेक्स मोरो रिफ्लेक्स है जो कि डिसअपीयर होता है। अब देन उसके बाद अगर 4 to 6 मंथ के बाद में भी जो है वो ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, तो वो किसको इंडिकेटेड करेगा, न्यूरोलॉजिकली इमेच्योरिटी या न्यूरोलॉजिकली डैमेज सच एज सेरेब्रल पाल्सी। जैसे इफ इट इज परसिस्टेंट बियॉन्ड दिस पीरियड, अगर ये जो है वो लंबे समय तक जो है वो रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा, इट में इंडिकेटेड न्यूरोलॉजिकल इमेच्योरिटी, ये न्यूरोलॉजिकल इमेच्योरिटी या डैमेज को करेगा, सच एज सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है, उसको इंडिकेटेड करेगा। क्लियर है? समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट के द्वारा बताइए। टीचिंग स्किल कैसे लगी उसके बारे में बताइए। मेरी चीज़ है, आपको याद होना चाहिए, चाहे मैं पहले इमेज के द्वारा समझाऊं, चाहे मैं करके दिखाऊं और फिर उसको हम पढ़ें, बस याद होना चाहिए। सिर्फ रीडिंग करना जो है वो मेरा एम नहीं है, आपको
चीज़ें जो है वो परमानेंट होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है सेकंड आ गया रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है दोस्तों, अगर बच्चे के चिक्स पे या माउथ के कॉर्नर पे अगर आप उंगली या कोई भी ऑब्जेक्ट टैप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको टैप करूं या इस माउथ के कॉर्नर पे जो है वो टैप करूंगा, देन बच्चा क्या करेगा, उस साइड मुंह कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस साइड में करूं तो इस साइड में मुंह कर लेगा और माउथ को जो हो ओपन कर लेगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्स है उसको हम बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। क्लियर, समझ में आएगा। या चिक्स पे या माउथ के कॉर्नर पे अगर आप टैप करोगे, ऑब्जेक्ट टच करोगे, तो उस साइड में जो है वो जहां स्टिमुलाई हो रहा है उधर की साइड में मुंह करेगा, मुंह को जो है वो ओपन कर लेगा। और ये जो है वो हमारे पास में एसेंशियल होता है बच्चे की फीडिंग के लिए। क्यों? क्योंकि मदर जैसे बच्चे को लेके आती है, अपने ब्रेस्ट के पास लेके आती है, तो ब्रेस्ट जैसे ही उसके चिक्स पे जो है वो टच होता है तो देन तुरंत वो उस साइड में मुंह कर लेता है और उस ब्रेस्ट से जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर देगा, इसलिए एसेंशियल है। क्लियर है। और ये कब ऑन सेट होता है, बच्चे के गर्भ में, गेस्टेशनल एज, आजकल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गेस्टेशनल एज में जो है 32 वीक पे हो जाता है, फुल्ली डेवलप 34 वीक में हो जाएगा। लेकिन जन्म के समय ये प्रेजेंट होता है और ये भी 4 महीने बाद जो है वो एब्सेंट हो जाता है। अगर 4 महीने बाद ये भी एब्सेंट नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ये न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन को जो है वो इंडिकेटेड करता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल आपके पास में क्यूट बच्चा दिख रहा होगा और ये रिफ्लेक्स हम सारे दिन भर जो है वो देखते रहते हैं, क्योंकि मैं खुद जो है दोस्तों निको में काम कर रहा हूँ और मैंने एक बार सोचा था कि लाइव क्लास ले लेंगे, लेकिन वहाँ पे कैमरा ये सब चीज़ें जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज़ स्टेरिलिटी मेंटेन की वजह से, तो इस वजह से पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे जो है क्लास ले रहा हूँ। तो देखो जैसे आप तो ऑब्जेक्ट पे, चिक पे या माउथ के कॉर्नर पे टच करोगे, बच्चा जो हो उस साइड में मुंह कर लेगा और अपना मुंह खोल लेगा। ये हो गया हमारे पास में रूटिंग रिफ्लेक्स। तो देखो व्हेन बेबी चिक्स और माउथ कॉर्नर इज स्ट्रोक्ड, बेबी के चिक पे या माउथ कॉर्नर पे जो है वो स्ट्रोक करेंगे, द बेबी टर्न हेड टुवर्ड, बेबी जो है उस साइड में जो है वो सिर कर लेगा, द स्टिमुलाई, जिस साइड में स्टिमुलाई, एंड ओपन इट माउथ। ठीक है, जैसे आप स्ट्राइक करोगे चिक्स पे, माउथ के कॉर्नर पे, देन बेबी उस साइड में मुंह कर लेगा जिस साइड में स्टिमुलाई हो रही है और मुंह को खोल लेगा। ये हो गया हमारे पास में रूटिंग रिफ्लेक्स। दीज रिफ्लेक्स हेल्प इन इन्फेंट लैक्टेट मदर निपल्स फॉर फीडिंग। ठीक है, बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये रिफ्लेक्स जो है वो हेल्प करता है इन्फेंट को लैक्टेट करने में, या मदर्स के जैसे टच करोगे तो फीडिंग करना जो है वो चालू कर देगा। देन ये कब होता है, ऑन सेट होता है इसका 32 वीक, यानी कि जैसे गेस्टेशनल एज 32 वीक होगा देन ये जो है वो स्टार्ट हो जाता है और फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है 34 वीक में। 34 वीक में जो है वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। एंड इट अपीयर एट बर्थ, ये जो है वो जन्म के समय जो है वो अपीयर होता है। एंड डिस अपीयर 4 मंथ, 4 महीने के बाद जो है वो ये डिस अपीयर हो जाता है। ठीक है, आप कहोगे सर पहला तो 4 to 6 मंथ था, इसमें मैंने कहा था ना कि आप 4 मंथ ही याद रखना। ठीक है, तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। एंड इन एब्सेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्स, अगर ये रिफ्लेक्स एब्सेंस है, वो किसको इंडिकेटेड करता है, ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन। जो हमारे पास में ब्रेन स्टेम है यानी कि पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा मिड ब्रेन, यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो डिसफंक्शन है, उसको इंडिकेट करता है। अगर ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है तो ये रिफ्लेक्स जो है वो जरूरी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में तीसरा, सकिंग रिफ्लेक्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। सकिंग रिफ्लेक्स, नाम से पता चल गया, सक करता है। इसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे को माउथ के पास में जैसे हम जो हो वैसे लिटिल फिंगर रोज चेक करते थे निको में, जो हमारे पास में लिटिल फिंगर है वो बच्चे के माउथ में जो है वो डालते हैं। देन बच्चा जो है वो इमीडिएटली सक करने लगता है, एक पर्टिकुलर रिदम से जो है वो सक करने लग जाएगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों सकिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, और जो बच्चा नॉर्मल है, प्रीटर्म नहीं है या MSL का नहीं है, तो वो जन्म के कुछ समय बाद ही 10 से 15 मिनट के बाद ही जो है वो सक करना चालू कर देगा। जैसे आप फिंगर डालोगे देन सक कर देगा। अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो हो सकता है आधे घंटे बाद हो, लेकिन वो सक करेगा और ये गॉड गिफ्ट होता है। बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सक करेगा अगर नॉर्मली जो है वो पैदा हुआ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्यूट सा बच्चा है, जैसे आप उंगली डालोगे देन वो सक करने लग जाएगा और बिल्कुल जो है वो रिदमिकली जो है वो सक करता है, बिल्कुल चूसने लग जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। ये बहुत ईजी है, नाम से इसमें जो है वो पता चल जाता है सकिंग रिफ्लेक्स। देखो When an object such as निप्पल और फिंगर, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि फिंगर या निप्पल जो है वो डालेंगे, इज प्लेस इनटू द बेबी माउथ, बेबी के माउथ में फिंगर या निप्पल डालेंगे, देन बेबी जो है वो स्टार्ट कर देगा। बेबी बिंग्स रिदमिक सकिंग मोशन। ठीक है, सकिंग मोशन जो है वो बच्चा स्टार्ट कर देगा, इसको हम बोल देंगे सकिंग रिफ्लेक्स। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है वो मस्ट होता है और ये जन्म के समय जो है वो स्टार्ट हो जाता है। दीज रिफ्लेक्स आर एसेंशियल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ऑफ कोर्स अगर वो सकिंग रिफ्लेक्स उसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करेगा, और बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा तो ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल साइन है।
एंड इट अपीयर एट बर्थ, और ये बर्थ के समय जो है वो अपीयर होता है। ऑनसेट की अगर हम बात करें तो ये 32 वीक ऑफ गेस्टेशनल में जो है वो अपीयर होता है और फुल्ली डेवलप हो जाता है 36 वीक में। ये मैंने आपको एडिशनल ऐड करवाई है, बहुत सारे टीचर जो है वो इसके बारे में नहीं बताएंगे, बहुत सारी बुक्स में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एडवांस का दूसरा नाम ही जो है वो टीएनसी है, जिसको हम जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल के वर्जन बढ़ रहे हैं ना, मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे ही जो है वो पूछा जा सके। क्वेश्चन कहीं से पूछे, हमारे पढ़ाए हुए से जो है बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है। इट इज डिसअपियर एट अबाउट 4 मंथ, ये 4 मंथ में जो है वो डिसअपियर हो जाता है एंड वॉलंटरी सकिंग जो है वो डेवलप्ड हो जाती है। वॉलंटरी मतलब इच्छा से, ये तो नॉर्मली इनवॉलंटरी है, रिफ्लेक्स तो हमने देखा था इनवॉलंटरी, जैसे बच्चे के मुंह में डालोगे देन वो सक कर लेगा, लेकिन बाद में 4 महीने के बाद जो बच्चा समझदार होता है, आप और चीज डालोगे तो सक नहीं करेगा, लेकिन ब्रेस्ट को डालोगे तो सक कर लेगा। तो ये जो है वो फिर वॉलंटरी मोमेंट में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। पुअर और वीक सकिंग में इंडिकेटेड न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट और प्रीमेच्योरिटी, ठीक है। पुअर सकिंग हो या इंपेयर्ड हो, या तो वो प्रीमेच्योर है बच्चा, या फिर जो है वो न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट है, उसमें जो है पुअर या जो है वीक सकिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है पामर ग्राफ रिफ्लेक्स, नाम से था पामर ग्राफ रिफ्लेक्स। तो दोस्तों जैसे आप बच्चे के जो पाम है उस पर आप उंगली रखोगे या कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो उसको टाइटली होल्ड कर देगा, अपनी फिंगर से जो है उसको जकड़ लेगा। और कुछ कुछ बच्चे तो इतने पावरफुल होते हैं कि पूरी ट्रे को ही जो है वो उठा लेते हैं। आपने जो है वो देखे होंगे यूट्यूब पे भी या इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे, बाहुबली बच्चे वो क्या करते हैं, उस ट्रे को ही जो उठा लेते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसका, इवन आप डिलीवरी के टाइम पे, मैंने बहुत बार देखा है, डिलीवरी के टाइम पे देखा है, तो जो हमारे पास में कई बार जो हमारे पास में जो डिलीवरी के टाइम पे आर्टरी या सीजर जो हम काम में लेते हैं उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उसको टाइटली पकड़ लेते हैं, उसको छुड़ाने में कई देर लग जाती है। तो ये होता है हमारे पास में पामर रिफ्लेक्स। देखो ध्यान से, ये देखो, जैसे आप अंगूठा या फिंगर या कोई भी ऑब्जेक्ट दोगे, देन उसके बाद वो इमीडिएटली उसको जो है वो होल्ड आउट कर देगा, इसको हम बोलते हैं पामर रिफ्लेक्स। देखो, when an object और फिंगर इज प्लेस्ड द बेबी पाम, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट या जो है वो फिंगर बेबी के पाम पे रखेंगे, बेबीज फिंगर क्लोजली टाइट अराउंड इट, बेबी जो है वो उसके फिंगर्स को जो है वो टाइटली क्लोज कर लेगा। ऑन ये जो है वो, इसको हम कहते हैं पामर ग्राफ रिफ्लेक्स। ये कब शुरू होता है दोस्तों? 16 वीक में। देखो 16 वीक ओनली। बच्चा जब हम कहें 16 वीक का मतलब समझते हो, हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली जो है वो 4.5 महीने का बच्चा है, तभी से ये चालू हो जाता है। देखो, इस अपीयर इन 16 वीक एंड फुल्ली डेवलप हो जाता है हमारे पास में 24 to 26 वीक में होता है। एंड दिस रिफ्लेक्स अपीयर एट बर्थ, ये एट बर्थ जो है वो हमें देखने को मिलेगा, एंड डिसअपियर हो जाएगा कब? 4 to 6 मंथ पे। और अगर 6 मंथ के बाद में भी जो है वो डिसअपियर नहीं हो रहा, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लाइक सेरेब्रल पाल्सी। Persistent of these reflex beyond the expected time may suggested neurologically dysfunction such as cerebral palsy जो है वो इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आ गया प्लांटर ग्रैप रिफ्लेक्स। पहला था, इससे जस्ट ऊपर वाला था हमारे पास में पामर, और ये था प्लांटर। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्लांट पे कोई चीज टच करेंगे, ठीक है, जो पाम है उस पे, प्लांट में पाम जो है वो उस पे टच करेंगे, तो उसमें हमारे पास में सोल पे करेंगे, तो उसमें क्या करें? अब देखो सोल पे तो बिल्कुल छोटी छोटी फिंगर है, तो वो तो उस ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ेगी, लेकिन वो रिएक्शन इस तरीके से करेंगे। जैसे ये मेरा पैर है, जैसे इस पे यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा या यहाँ पे कोई चीज को लगाऊंगा, देन वो फिंगर को इस तरीके से करेगा, इसको हम बोलेंगे प्लांटर ग्रैप रिफ्लेक्स। ये हमारे पास में पूरा सोल है, तो हमारे पास में जो फिंगर की साइड है वहां ऊपर की साइड में हम टच करेंगे, तो फिंगर इस तरीके से करेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्लांटर ग्रैप रिफ्लेक्स। ये देखो ध्यान से, बिल्कुल क्यूट सा पैर आपके पास में जो है वो दिख रहा होगा। यहाँ पे जैसे इसने प्रेस किया, एग्जामिनर ने या हम कहें हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जैसे यहाँ पे प्रेस किया, देन पूरी अंगुलियों को देखो सिकुड़ लिया, ठीक है, अंगुलियों को, अंगूठे को जो है बिल्कुल सिकुड़ लिया। ये होता है हमारे पास में प्लांटर ग्रैप रिफ्लेक्स। ये बेबेंस्की की रिफ्लेक्स से थोड़ा सा अपोजिट है। बेबेंस्की में तो हम क्या करते हैं, सोल से लेके पाम तक लेके आते हैं इस तरीके से, और फिर रिफ्लेक्स देखते हैं। इसमें हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये अंगुलियां को जो है वो अंदर की साइड में लाएगा, कर्व कर लेगा, पाम को कर्व कर लेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? प्लांटर ग्रैप रिफ्लेक्स। देखो, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड टू द सोल, यानी कि प्रेशर जो है वो अप्लाई करेंगे बेबी के सोल पे, और सोल में भी कहां पे? बेबी सोल फुट नियर द टोज, जो नियर टोज है उसके जस्ट पास में। तो बच्चा क्या करेगा? टोज कर्व डाउनवर्ड, जो हमारे पास में टो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा इन रिस्पॉन्स, इस स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में टो जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, अंगुलियां जो है बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। और ये कब शुरू होता है दोस्तों? इसका ऑनसेट हो जाता है 25 वीक्स में। एंड दिस रिफ्लेक्स प्रेजेंट एट बर्थ, ये रिफ्लेक्स जो है वो जन्म के समय प्रेजेंट होता है। एंड डिसअपियर बाय 9 to 12 मंथ, ये 9 महीने से 12 मंथ के बीच में जो है वो डिसअपियर हो जाता है।
इफ इट इज परसिस्टेंट, अगर ये 12 महीने बाद भी जो है वो प्रेजेंट रहता है या मतलब इस नहीं रहता है, तो इट में इंडिकेटेड मोटर न्यूरल डिस्फंक्शन, मोटर न्यूरो डिस्फंक्शन है वो इंडिकेट करेगा अगर ये 12 महीने बाद में रहता है। क्योंकि नॉर्मली जैसे आपके और मेरे पाम पे आप टच करोगे ना तो हम यूं नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ये 12 महीने बाद भी रहता है तो ये कहीं ना कहीं मोटर न्यूरो डिस्फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है बेबेन्स की रिफ्लेक्स। बेबेन्स की रिफ्लेक्स क्या, उससे जस्ट मॉडिफाई है। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें तो हमने जो है वो यहाँ पे टो पे रखा था, टो साइड में रखा था। इसमें हम क्या करेंगे, सोल से आगे की तरफ लेंगे, इस तरीके से जो है वो सर्किल बांधते हुए लेंगे। देन उसके बाद देखेंगे कि बच्चा क्या करेगा, अपनी अंगुलियों को जो है वो जस्ट फैला देता है, पंखुड़ियों को फैलाता है एंड डोर्सिफ्लेक्शन करता है। जैसे ये मेरा पैर है तो ये पीछे की साइड में करेगा, ये हो गया हमारे पास में डोर्सिफ्लेक्शन, ये हो गया हमारे पास में बेबेन्स की रिफ्लेक्स। ये देखो ध्यान से, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही यहाँ पे टेस्ट किया ऐसे जो है वो कर्व लेके जाएंगे, देन उसमें क्या होगा कि ये बच्चा जो है वो पंखुड़ियों की तरह जो है वो फैला लेगा, ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। और ये बच्चों में जो है पॉजिटिव होता है बेबेन्स की रिफ्लेक्स, और एडल्ट में जो है वो नेगेटिव होता है, वो रिस्पॉन्स होता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना, अपोजिट होता है बच्चों में और एडल्ट में, ये जस्ट अपोजिट होता है। बच्चों में जो हो पंखुड़ियों की तरह फैलाता है, ये होता है पॉजिटिव बेबेन्स की रिफ्लेक्स, और नीचे की साइड में आएगा ये होगा हमारे पास में नेगेटिव बेबेन्स की रिफ्लेक्स। तो बच्चों में पॉजिटिव जो है वो बेबेन्स की रिफ्लेक्स जो है नॉर्मल है, और एडल्ट में नेगेटिव बेबेन्स की रिफ्लेक्स जो है वो नॉर्मल है। These reflex occur when the outer sole of the baby's foot stroked from heel to toe. हील से जो है वो टो की तरफ लेके जाएंगे, देन क्या करेंगे, बेबीज टो फैन आउट, बेबी जो हो फैन आउट हो जाएगा, मतलब बाहर की साइड में करेगा, एंड बिग टो डोर्सिफ्लेक्शन होगा, मूव जो है वो आउटवर्ड होंगे, जो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये होगा बेबेन्स की रिफ्लेक्स। इट अपीयर एट बर्थ एंड डिसअपीयर बाय 12 टू 24 वीक्स, 24 मंथ्स, ठीक है। 12 से 24 मंथ में होता है। अप्रोक्सीमेटली जो है उसका एवरेज देखा जाए तो ये 12 मंथ में जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है। जैसे ही नर्वस सिस्टम हमारे पास में मैच्योर होगा ये डिसअपीयर हो जाएगा। अगर ये बेबेन्स की रिफ्लेक्स जो है वो 2 साल के बाद में भी जो है वो हमारे पास में शो कर रहा है, तो ये इंडिकेटेड करता है न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम्स, और उसमें भी सच एज अपर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। अपर मोटर न्यूरॉन्स में कहीं ना कहीं जो है वो एबनॉर्मलिटी है, तो ये 2 साल के बाद में भी जो है पॉजिटिव शो करेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टोनिक नेक रिफ्लेक्स। इसको जो है वो फेंसिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। याद रखना एग्जामिनर में आपको फेंसिंग ही देखेगा, टोनिक नेक रिफ्लेक्स जो है वो नहीं बताएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे बच्चे का, जैसे बच्चा नॉर्मली लेटा हुआ है, तो जैसे बच्चे को जो है वो एक साइड में करेंगे, ठीक है, तो जिस साइड में बच्चे का मुंह करेंगे उस साइड को जो है वो एक्सटेंड कर लेगा, अपनी एक्सट्रीमिटी को एक्सटेंड कर लेगा, और जिस साइड में नहीं करेगा उस साइड में जो है वो फ्लेक्स कर लेगा। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बच्चा हूँ, ठीक है, मैं लेटा हूँ, तो मेरे को सर को यूं किया तो ये जो है वो एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड हो जाएगी और ये फ्लेक्स हो जाएगा। अगर मेरे मुंह को यूं करेंगे तो ये जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा और ये जो है फ्लेक्स हो जाएगा। इमेज देखो, यहाँ पे देखो, यूं याद रखो मुकेम्बो, ठीक है, याद रह जाएगा। तो जैसे बच्चे का मुंह करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से, तो जैसे बच्चे का यूं मुंह करेंगे यूं हो जाएगा, और इस साइड में करेंगे तो यूं फ्लेक्स हो जाएगा। तो जिस साइड में मुंह है उसकी एक्सट्रीमिटी जो है वो एक्सटेंड होगी, और जिस साइड में नहीं है उसकी जो है वो फ्लेक्स्ड होगी। मुकेम्बो से याद रखना, याद रह जाएगा। इसको रहते हैं दोस्तों टोनिक नेक रिफ्लेक्स, लेकिन याद रखना एग्जाम में फेंसिंग रिफ्लेक्स जो है वो पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है, व्हेन द बेबी हेड इज टर्न वन साइड, बेबी का जो है वो हेड वन साइड में करेंगे, देन उसके बाद उस साइड की आर्म जो है, ठीक है, सेम साइड जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी, एंड अपोजिट वाली जो है वो फ्लिक्स्ड हो जाएगी। एंड दिस रिफ्लेक्स एट बर्थ, ये रिफ्लेक्स जो है वो एट बर्थ प्रेजेंट होता है। जो भी हमारे पास में जो हो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है वो एट बर्थ पे रहेंगे और धीरे धीरे डिसअपीयर होंगे, वही तो हम पढ़ रहे हैं। तो ये 7वें नंबर का था। हमारे पास में जो पोस्चुरल रिफ्लेक्स रहेगा वो हम 2 पढ़ेंगे, जो कि लेट डेवलप होते हैं और लाइफ टाइम रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, ये रिफ्लेक्स जो है वो एट बर्थ प्रेजेंट होता है और डिसअपीयर होता है 4 to 6 मंथ पे। एंड परसिस्टेंट टोनिक नेक रिफ्लेक्स, अगर ये टोनिक नेक रिफ्लेक्स जो है वो परसिस्टेंट रहेगा, यानी कि रहेगा लगातार, इट में इंटरफेरेंस विद वॉलेंट्री मूवमेंट डेवलप, यानी कि ये जो हमारे पास में वॉलेंट्री मूवमेंट डेवलप को जो है वो इन्फर कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में वॉलेंट्री डेवलप होता है तो बच्चा ऐसे नहीं करता। बड़ा बच्चा हो गया, हम यूं करेंगे तो जरूरी नहीं थोड़ी मैं मेरा हाथ को फैलाऊं, क्योंकि वॉलेंट्री डेवलपमेंट जो है वो हो चुका है। रिफ्लेक्सेस बेसिकली क्या है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, तो उस टाइम पे न्यूरोलॉजिकली इतना जो है वो डेवलप नहीं होता, तो वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो है वो रहता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड जेलेंट रिफ्लेक्स। इसको हम बोलते हैं ट्रंक इनकर्वेंस रिफ्लेक्स। बहुत इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्स है। इसको मैं चाह रहा था, मैं सोच रहा कि मैं एक शॉर्ट वीडियो जो है वो इसके ऊपर बनाऊं। शॉर्ट वीडियो इन द सेंस जैसे ये आते हैं हम शॉर्ट्स देखते हैं, उसी तरीके से जो है मैं बनाऊं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं, और बिल्कुल शो भी करता है। इसमें क्या करते हैं, बच्चे को जो है हम
पीठ की साइड में ले लेते हैं। जैसे कोई भी बच्चा है उसको हम पीठ की साइड में ले लेते हैं और उसके बाद उसकी जो बैक है तो उस साइड में, जैसे ये बैक साइड है, इस साइड में कवर करेंगे तो वो इस साइड में घूम जाता है, और इस साइड में करेंगे तो वो इस साइड में घूम जाएगा। मतलब जिस साइड में आप कर्व करोगे ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कैसे सकूं, जैसे ये हमारे पास में एक बच्चा है, ठीक है, तो बच्चे का ये बच्चा है और मैं इस साइड में करूंगा तो बच्चे की यूं फ्लेक्स्ड हो जाएगा, और बच्चे को इस साइड में करूंगा तो वो इस साइड में हो जाएगा। तो ये आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड जिलेंट रिफ्लेक्स या ट्रंक इनकर्वेंस रिफ्लेक्स। ठीक, समझ में आ गया। जैसे ये बच्चा है तो जैसे यहाँ पे जो है वो टैपिंग करेंगे तो इस साइड में मोड़ दे, अगर इस साइड में टैपिंग करेंगे यानी कि ये जो पेन को मैं अगर इस साइड में लेके जाऊंगा तो बच्चा जो है वो यूं घूम जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड जेलेंट रिफ्लेक्स। देखो व्हेन द बेबी इज बैक, ठीक है, बेबी का जो बैक है, ठीक है, बच्चे को उल्टा ले लिया एंड स्ट्रोक अलोंग वन साइड, ठीक है, जो हमारे पास में वर्टिब्रा है उसके एक साइड से जो हम स्ट्रोक करेंगे स्पाइन की एक साइड में, बेबी कर्व टुवर्ड्स दिस साइड, मतलब जिस साइड में हम स्ट्रोक करेंगे ना उस साइड में बच्चा जो है वो घूम जाएगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड ट्रंक इनकर्वेंस रिफ्लेक्स। एंड दीज रिफ्लेक्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मोमेंट एंड अपीयर एट बर्थ। ये जो है वो एट बर्थ जो है वो अपीयर होता है, और जैसे जैसे हमारे पास में डेवलपमेंट होता है तो ये इसमें हेल्प करता है। एंड ये डिसअपीयर होता है 2 to 6 मंथ। ठीक है, डिसअपीयर होता है 2 to 6 मंथ। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 2 मंथ आ गए तो ये सबसे पहले होना चाहिए डिसअपीयर, नहीं, इसको जो हम इतना रिलायबल नहीं मानते। एंड इन द एब्सेंस ऑफ दीज रिफ्लेक्स में इंडिकेटेड स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, अगर कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है तो ये रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट मिलेगा। तो रिफ्लेक्स से हम इनडायरेक्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो एबनॉर्मलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों स्टेपिंग रिफ्लेक्स, या जिसको हम वॉकिंग रिफ्लेक्स के नाम से भी जो है वो जानते हैं। लास्ट प्रिमेटिव रिफ्लेक्स का लास्ट आ गया, फिर 2 हमारे पास में जो है पोस्टीरियर रिफ्लेक्सेस आएंगे, फिर फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो देखो ध्यान से यहाँ पे स्टेपिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है दोस्तों कि बच्चा वैसे छोटा होता है, आपको पता है बच्चा चलना जो है वो 18 महीने के बाद, या हम कहें 2 साल के बाद, जो या कुछ कुछ बच्चे जो है वो 12 महीने के बाद जो है वो चलते हैं। 18 महीने मैंने ज्यादा बोल दिया, 9 मंथ के बाद जो है बच्चा चालू हो जाता है। लेकिन जो बच्चा न्यूबॉर्न इन द सेंस कि अभी उसकी उम्र जो है वो 28 वीक है, अब वो चल तो नहीं सकता, लेकिन बच्चे को जैसे ही हम खड़ा करेंगे ना तो वो वॉकिंग जैसी कंडीशन करेगा, मतलब स्टेप आगे से आगे जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसको हम कहते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। इस तरीके से देखो बच्चे को जैसे हमने यूं उठाया, हालांकि 28 दिन का बच्चा नहीं चलेगा ये हमें पता है, लेकिन वो स्टेप रिफ्लेक्स जो है वो शो करेगा, या हम इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड वॉकिंग रिफ्लेक्स जो है वो शो करेगा। तो देखो यहाँ पे व्हेन बेबी इज हेल्ड अपराइट विथ फिट टचिंग द सरफेस, बच्चे को जो यूं उठा लेंगे और जैसे हार्ड सरफेस पे, टेबल पे या फर्श पे जो है वो टच करवाएंगे, द बेबी मेक स्टेप मूवमेंट, यानी कि बच्चा जो है वो स्टेप मूवमेंट करेगा। इसको हम कहते हैं दोस्तों स्टेपिंग रिफ्लेक्सेस। दीज रिफ्लेक्स एज एट बर्थ, ये रिफ्लेक्स जो है वो एट बर्थ जो है वो प्रेजेंट होता है एंड डिसअपियर बाई 2 मंथ्स, 2 मंथ्स के बाद जो है वो डिसअपियर हो जाता है, समझदार हो जाता है। लेकिन 2 मंथ्स पे भी नहीं होता, ये 6 मंथ 8 मंथ तक भी जो है वो चलता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। इफ इट इज परसिस्टेंट बियॉन्ड दिस पीरियड, अगर 2 महीने के बाद भी जो है वो चलता रहता है, इन द सेंस ये न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटी जो है वो शो करता है। लेकिन ध्यान में रखना इसको भी इतना रिलायबल जो है वो नहीं माना जाता है कि 2 मंथ्स के बाद ये कंप्लीटली जो है वो अपीयर हो जाएगा। बहुत सारी बुक्स जो है वो इसको 2 to 9 मंथ्स भी जो है बोला गया था, इसलिए इसको हम पहला जो है वो सबसाइड या डिसअपियर होने वाला जो है वो रिफ्लेक्स नहीं मानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्चुरल रिफ्लेक्स। अब तक हमने पढ़े प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस, जिसमें हमने सारे जो है वो 9 रिफ्लेक्स को हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाएगा हमारे पास में दोस्तों पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस। पोस्चुरल रिफ्लेक्सेस क्या था, ये लेट डेवलप होते हैं और इनको कौन स्थान ले लेता है, बैलेंस एंड मोमेंट जो है वो ले लेते हैं। तो पहला आ गया हमारे पास में हेड राइटिंग रिफ्लेक्सेस। हेड राइटिंग रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि जैसे बच्चे को जो हो हम बैठाते हैं या पोजीशन चेंज करते हैं, बच्चा अपने हेड को हो उस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे का हमने जो है वो यूं लेटा दिया तो बच्चा घूम फिर के जो है वो अपने हेड को उस पोजीशन में लाने की जो है वो कोशिश करेगा। जैसे ये देखो हेड राइटिंग रिफ्लेक्सेस, आपने देखा होगा कि बच्चा जो है वो शुरू से ही जो है वो कोशिश करता है अपने हेड को कंट्रोल करने की। हालांकि इन्फेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपने देखा बच्चा अपने सर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे हम उस सर को जो है वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कोशिश करता है कि जिस पोजीशन में भी उस बच्चे को रखा जाए उस हेड को जो है वो बैलेंस करेगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे बच्चा यूं है लेकिन उसका हेड जो बिल्कुल सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा है, उसका बिल्कुल कर्व लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखो बच्चा यूं है लेकिन इसने हेड को अपने बिल्कुल सेंटर में, आपको एक लाइन दिख रही होगी थोड़ी सी डार्क दिख रही है, बिल्कुल दिख रही होगी। देखो मैं इसको मिटा के दिखाता हूँ, ये डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये देखो ये लाइन दिख रही है,
ये लाइन में दिखा रहा हूँ, ये लाइन दिख रही है। तो ये इस तरीके से हेड को जो है वो एक सेंट्रल लाइन में जो है वो पोजीशन को और फोकस करने की जो कोशिश कर, ये देखो बच्चे की पोजीशन यूं है, लेकिन वो फिर भी अपने हेड को जो है वो एक लाइन में अलाइन में लाने की जो है वो कोशिश करेगा, उसको हम बोलते हैं हेड राइटिंग रिफ्लेक्सेस। और ये आपको पता है बच्चा कब होता है, 3 से 4 महीने के बाद में जो है वो हर सिर को संभालना होता है। तो ये हो गया हमारे पास में पोस्चरल रिफ्लेक्सेस, यानी कि ये लेट डेवलप होगा और धीरे धीरे फिर ये जो है बैलेंस एंड मूवमेंट में जो है आ जाएगा। फिर बच्चा जो है मूवमेंट भी करेगा, बैलेंस भी बना लेगा, सब चीजें कर लेगा। दिस रिफ्लेक्स हेल्प द बेबी मेंटेन हेड कंट्रोल, यानी कि ये रिफ्लेक्स जो है वो किस में हेल्प करता है, बेबी के हेड कंट्रोल में। व्हेन द बॉडी पोजीशन चेंजेज, बॉडी पोजीशन चेंजेज करोगे, द बेबी एडजस्ट इट हेड कीप इनटू द अपराइट, बेबी जो है वो अपने हेड को जो है वो अपराइट पोजीशन में रखने की जो है वो कोशिश करेगा। इट अपीयर एट 4 to 6 मंथ, मैंने अभी बताया कि 4 to 6 मंथ में ये अपीयर होता है। जितने अभी प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस थे, जितने भी हमने मोटो, रोलो, बेबेंस की ये सब पढ़े थे, ये एट बर्थ पे थे, लेकिन ये जो है वो 4 to 6 मंथ पे होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बाकी सब जो है वो एट बर्थ पे थे प्रिमेटिव। पोस्चरल 4 to 6 मंथ पे जो है वो होता है एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, जिंदगी भर का हेड संभालना बच्चे ने सीख लिया है तो वो बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि 10 साल के बाद वो हेड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो जो हमारे पास में पोस्चरल रिफ्लेक्सेस है, मैंने कहा था ना 2 ऐसे रिफ्लेक्सेस आएंगे जो जिंदगी भर रहते हैं, बाकी सब डिसअपियर हो जाते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी जो है वो पढ़ लिया था। दिस रिफ्लेक्स क्रूशियल फॉर बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये रिफ्लेक्स जो है वो क्रूशियल है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड पैराशूट रिफ्लेक्सेस। ठीक है, पैराशूट रिफ्लेक्सेस। अब जो पैराशूट में जो बंदा आता है, ठीक है, पैराशूट खोलता है, कैसे होता है, बिल्कुल अपने दोनों हाथ को फैला के, यूं हाथ को फैला के जो है वो उतरता है और इस तरीके से, वो हो गया पैराशूट रिफ्लेक्सेस। ये क्या करता है, बहुत सारे लोग इसको करवाते हैं, ठीक है ना, करवाते हैं इन द सेंस, जैसे बच्चे को हम ले लेते हैं और जोर से उछालते हैं, तो बच्चा अपने बिल्कुल दोनों हाथ को जो है वो उछाल के रखता है, दोनों हाथों को फैला लेता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में, जैसे होता है उसको बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्सेस। यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे बच्चे को हमने यूं गिराया तो दोनों हाथों को फैला लेता है, ठीक है। बच्चे को हम यूं करते हैं, दोनों हाथों को फैलाते था, उसको हम बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स में अपोजिट डायरेक्शन होती है, उसमें वो डरता है, और इसमें क्या करता है कि ये लेट डेवलप हो रहा, मोरो रिफ्लेक्स तो जन्म के समय डेवलप होता है, तो उसमें उसको डर लगता है। लेकिन जैसे उसका बैलेंस बन जाता है ना, तो जैसे उसको छोड़ते हैं, यूं करते हैं, तो वो अपने दोनों हाथ को फैला के बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, इसको हम बोलते हैं पैराशूट रिफ्लेक्सेस। ये भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी लाइफ लॉन्ग रहता है। तो 2 रिफ्लेक्सेस है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, पहला था हमारे पास में हेड राइटिंग रिफ्लेक्स और पैराशूट रिफ्लेक्स, ये लाइफ लॉन्ग जो है वो रहते हैं और लेट डेवलप होते हैं। ये 6 to 9 मंथ में जो है वो डेवलप होता है। देखो, व्हेन द बेबी हेड अपराइट, बेबी को जो है वो अपराइट पोजीशन में रखेंगे एंड सडनली मूव डाउनवर्ड, सडनली जो है वो डाउनवर्ड करेंगे या उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, गिराने वाली जो है वो एक्शन लेंगे, देन बेबी एक्सटेंड द आर्म फॉरवर्ड टू ब्रेक द फेल, अपनी जो है वो फैला लेगा और कोशिश करेगा कि मैं गिरूं नहीं। आप तो गिराने की कोशिश करो, लेकिन वो अपनी कोशिश करेगा कि मैं जो है वो गिरूं नहीं। ये रिफ्लेक्सेस जो है वो कब अपीयर होता है, 6 to 9 मंथ पे जो है वो अपीयर होता है। जो हेड रिफ्लेक्सेस था वो हमारे पास में 4 to 6 मंथ पे था, और ये हमारे पास है हेड वॉकिंग रिफ्लेक्स 4 to 6 मंथ पे था, और ये कभी अपीयर होता है दोस्तों 6 to 9 मंथ पे, और ये परसिस्टेंट रहता है लाइफ लॉन्ग पे। ये एम्स भोपाल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्लिनिकली सिग्निफिकेंस ऑफ नियोनेटल रिफ्लेक्स। नियोनेटल रिफ्लेक्स का जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे पास में न्यूरोलॉजिकली या ब्रेन या मिड ब्रेन है, या हम कह सकते हैं जो स्पाइनल कोड है उसके डेवलपमेंट को जो है वो असेसमेंट देता है। तो इससे हमें इनडायरेक्टली जो है वो न्यूरोलॉजिकली फंक्शन है उसकी आइडेंटिफाई मिलती है, और ये जन्म के समय प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब ब्रेन फंक्शन जो है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और जब लेट जो डेवलप होते हैं उसका पता जो है चल जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई ब्रेन इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी या डेवलपमेंट जो है वो डिले है। तो देखो, प्रेजेंस एट बर्थ एंड डिसअपियर एट द एक्सपेक्टेड टाइम इंडिकेटेड नॉर्मल ब्रेन फंक्शन डेवलपमेंट। ऑफकोर्स ये चीज़ है कि अगर ये जन्म के समय प्रेजेंट है, या जो हमारे पास में प्रिमेटिव रिफ्लेक्स थे वो जन्म के समय थे, और जो पोस्चरल रिफ्लेक्स थे उनका एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन था, अगर उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे जो है वो डेवलप हो रहे हैं, और जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि इस टाइम पे जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है वो अपीयर हो रहे हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पे डिसअपियर हो रहा है, इन द सेंस ये इंडिकेटेड करता है हमारे पास में कि नॉर्मल हमारे पास में जो है वो ब्रेन डेवलपमेंट है। क्लियर? एंड persistent primitive reflexes beyond the normal time limit suggest the neurological disorder
अगर उस टाइम ड्यूरेशन से जो हमारे पास में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस था, ठीक है, और अगर उस टाइम पे जो है वो डेवलप नहीं हो रहे और उस टाइम पीरियड पे डिसअपीयर नहीं हो रहे, तो वो किसको इंडिकेट कर सकता है? सेरिब्रल पाल्सी को इंडिकेट कर सकता है, ब्रेन इंजरी को कर सकता है, डेवलपमेंट डिले को जो है वो इंडिकेटेड करता है, या हम कहें कि न्यूरोलॉजिकली रिफ्लेक्सेस या न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट आता है एब्सेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस में इंडिकेटेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मसल्स वीकनेस और ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन। अगर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है तो किस चीज को इंडिकेट करता है? हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, ऑफकोर्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो, या मसल्स वीकनेस हो, मतलब ब्रेन तो सही तरीके से काम करा लेकिन मसल्स काम सही तरीके से नहीं करे। अब मसल्स काम नहीं करेगी तो वो कैसे मूवमेंट करेगा? आपने जो उसको छोड़ा, पकड़ा, हाथ फैलाए, अब ब्रेन तो सही तरीके से काम कर रहा है लेकिन मसल्स नहीं करी, तो ये हो सकता है। या ब्रेन स्टेम डिसफंक्शन हो जाए तो ये हो सकता है। एंड बेबेन्स की रिफ्लेक्स परसिस्टेंट बियॉन्ड 2 years में इंडिकेटेड अपर मोटर न्यूट्रॉन्स। अपर मोटर न्यूट्रॉन्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, या कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या सेरेब्रल पाल्सी है, ये हो सकते हैं। या फिर वीक और एब्सेंट सकिंग रिफ्लेक्स इंडिकेटेड करता है प्रीमेच्योरिटी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंपेयरमेंट होता है। सकिंग रिफ्लेक्स आपको पता है कि जब बच्चा टर्म पैदा होता है तो उसमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है, बाकी जो है वो उसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन है हमारे पास में किसके? रिफ्लेक्सेस के। अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में कंक्लूजन। कंक्लूजन से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो है वो रिफ्लेक्सेस देखे, रिफ्लेक्सेस के बारे में जो है बहुत डिटेल से और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छी लगी होगी। तो हमने शुरुआत की थी कहाँ पे कि नियोनेटल रिफ्लेक्सेस प्ले ए क्रूशियल रोल ऑफ इन्फेंट सर्वाइवल, फीडिंग एंड मोटर डेवलपमेंट। रिफ्लेक्सेस जो है वो इन्फेंट के सर्वाइवल, फीडिंग और मोटर डेवलपमेंट के लिए जो है वो असेंशियल होते हैं। एंड दियर प्रेजेंस एंड प्रॉपर प्रोग्रेशन सर्व एज इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल हेल्थ। यानी कि प्रॉपर जो है वो प्रेजेंस होती है और प्रॉपर जो है वो प्रोग्रेस इसमें होती है, तो ये इंडिकेटेड करता है हमारे पास में न्यूरोलॉजिकली हेल्थ को। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स असेस दीज रिफ्लेक्सेस टू डिटेक्ट न्यूरोलॉजिकली डिसफंक्शन। यानी कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है वो इन रिफ्लेक्सेस के आधार पे जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं न्यूरोलॉजिकली डिसफंक्शन पे, एंड एंश्योर करते हैं हमारे पास में प्रॉपर डेवलपमेंट को। एंड रिकॉग्नाइज एबनॉर्मल रिफ्लेक्स पैटर्न जो है वो अर्ली आइडेंटिफाई करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ब्रेन डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो सकता है, या मसल्स डिसऑर्डर हो सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर है, इनको जो है वो अर्ली रिकॉग्नाइज करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज की क्लास जो है वो यही फिनिश हुई है। मैंने जो है वो अपने टीचिंग स्किल के आधार पे आपको जो है वो सारे रिफ्लेक्सेस बताए हैं, और उन रिफ्लेक्सेस में जो है वो हमने सारे रिफ्लेक्स दिए। 9 रिफ्लेक्सेस हमने प्रिमेटिव रिफ्लेक्सेस थे जो कि जन्म के समय होते हैं और धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन के साथ जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। और उसके बाद में हमने 2 जो है वो पोस्चुरल जो है वो रिफ्लेक्सेस लिए थे जो कि लेट अपीयर होते हैं और लाइफ लॉन्ग रहते हैं। क्लास कैसे लगी ईमानदारी से हो वो जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आपके कमेंट ही है वो मोटिवेशनल है। आपके कमेंट नहीं आते हैं तो लगता है कि आपको ये क्लास जो है वो यूजफुल नहीं है, तो फिर फाइनली हमें जो है वो बंद करने भी जो है वो हो सकता है, क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं रहता है कि कोई इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमें एक जो है वो रिजल्ट नहीं मिलता, आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता है कि जो हम क्लास बना रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा जो टॉपिक आपको पढ़ना चाहते हो, जो सबसे ज़्यादा हार्ड है आपका नर्सिंग में टॉपिक, वो आपको बताइएगा। मैं मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूं कि वो टॉपिक आपको जो हो बिल्कुल क्लियर करके जो हो वो आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई क्लास के साथ, और 100 नंबर की क्लास जो है वो हमारे पास में लाइव आएगी। थैंक यू सो मच।